Good morning, everyone. Myself, Dr. Priyanka Parmar. Today I will discuss about 14 Principle of Management by Henry Fayol. हेनरी फयोल एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे जिनको बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। वो मैनेजमेंट के फादर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के मैक्सिमम इयर्स इसको डेवलप करने में, मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने में और अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया। इन्होंने एक स्टील कंपनी में, एक माइनिंग कंपनी में, एक डूबती हुई माइनिंग कंपनी को अपनी मैक्सिमम मैनेजरियल स्किल को यूटिलाइज करके और इसको एक लीडिंग कंपनी बनाया। अपने 30 इयर्स जब इन्होंने माइनिंग अपनी स्टील कंपनी में लगाए तो इन्होंने बहुत सारी अपनी मैनेजरियल स्किल को डेवलप किया, इस स्किल को बताया, जिससे इन्होंने एक कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को एक लीडिंग कंपनी बना दिया। और यही मैनेजरियल स्किल को 14 प्रिंसिपल में डेवलप किया, जिसके थ्रू हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हेनरी फयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। जैसा कि हम पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है मैनेजमेंट के स्किल्स का, वो हेनरी फयोल द्वारा ही दिया गया है। हेनरी फयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो 14 प्रिंसिपल्स का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है। तो ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन द लास्ट सेंचुरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैड टू डील विथ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। इन अर्ली 90s, large organizations such as production factories had to be managed too. At the time, there were only few management tools, models and methods available. हमारे पास कुछ ही ऐसे मैनेजमेंट टूल्स थे, जो मेथड्स थे जिनको हम फॉलो कर रहे थे। थैंक्स टू साइंटिस्ट लाइक हेनरी फयोल, जिनका बॉर्न हुआ था 1841 में और 1925 तक वो रहे। And the first foundation were laid from modern scientific management. This first concept, also called principle, are underlying factor for successful management. Henry Fayol explored this comprehensively, and as a result, he synthesized the 14 principle of management. उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जो हमारे पास आज किसी भी मैनेजमेंट को बेटर बनाने के लिए अवेलेबल है। हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च वर पब्लिश इन बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1960। इन्होंने अपने बनाए हुए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे उसको रिसर्च करके पब्लिश भी, एक बुक भी पब्लिश हुई थी इनकी, जिस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल थे और वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही हमें शो हो रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को बांटना। ठीक है, एक अकेला इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट सारा नहीं कर सकता है। ये एक अकेला पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को हाइट पे नहीं पहुंचा सकता है, सारे काम वो अकेले नहीं कर सकता। देन वी रिक्वायर कि हमें डिवीजन करना पड़ेगा वर्क का। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितना भी वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिवाइड हो, डिवीजन हो उसका, है ना। देखो फयोल ने ये बोला
कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ एंश्योर दैट एफर्ट and attention are focused on special portion of the task. Fayol presented work specialization as the best way to use the human resources of the organization. Fayol कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देता है. जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में there are 4 departments: managing department, production department, administrative department and selling and distribution department. तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना एक काम करना होता है. उन्हें पता है कि हमें पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट दिया है, जो काम दिया है, उसी को हमें करना है. जब बार बार एक ही व्यक्ति उस काम को करता है तो उसमें उस चीज की स्पेशलाइजेशन हो जाती है और उस स्पेशलाइजेशन का फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रोग्रेस करता है. क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो एक रूट कोज की तरह काम करती है. अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो सारे ही एम्प्लॉइज क्या करेंगे, उन्हें पता है हमें पर्टिकुलर ये काम करना है और उसको करते करते उसमें क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क आप अपने घर में भी देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं, सभी जगह काम बटे हुए होते हैं, डिवीजन होता है वर्क. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड. कैसे? ऑथोरिटी क्या होती है? ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, है ना. ऑथोरिटी वॉज डिफाइंड बाय फेयोल. फेयोल क्या कहते हैं? as the right to give an order and the power to take decision. किसी भी काम को करने के लिए जब किसी भी काम को दिया जाता है तो उससे रिलेटेड पावर भी उसको देने चाहिए. बिकॉज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी काम को करने के लिए दे रहे हैं और उसको अगर पावर नहीं देंगे तो वो काम कंप्लीट नहीं होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल एंड it's therefore naturally associated with authority. Whoever assume authority also assume responsibility. So authority and responsibility run simultaneously. Responsibility का मतलब होता है कि हम उस टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेते हैं. जिम्मेदारी दी गई है ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी और ऑथोरिटी मीन्स उसको करने की पावर. यानी अगर आपको कोई काम सौंपा जाए और आपको अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको ये काम करना है बट उसको कंप्लीट करने के लिए पावर नहीं दिए जाते हैं तो हम उस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते. जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाए, है ना, पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको क्या करना है, इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, बट उससे रिलेटेड पावर मुझे नहीं दिए जाते हैं या उससे रिलेटेड पावर मुझे दिए जाते हैं. जैसे नहीं दिए जाएंगे तो मैं पढ़ा तो सकती हूँ बट मैं उनको कब बुला सकती हूँ, मैं उनको टाइम टाइम पर टेस्ट ले सकती हूँ या नहीं, है ना, मैं उनको सिलेबस पूरा कितने टाइम में करवा सकती हूँ. ये सारे पावर्स भी मुझे से रिलेटेड पावर्स भी मुझे क्या देने होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी भी देनी होगी. तब उस काम को क्या किया जा सकता है, ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है. और अगर मुझे पावर दे दिया जाए लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी जाए तो मैं उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाऊं. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को किसी काम को करने के लिए पावर तो दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बट पावर नहीं दे रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बहुत अच्छे से काम कर पाए. लेकिन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वर्कली टुगेदर, वो साथ साथ काम करते हैं. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है. जैसे अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द कॉमन एफर्ट ऑफ वर्कर्स. वो बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में क्या चीज होती है, डिसिप्लिन में दो चीजें होती है. पहली पावर और दूसरी कम्युनिकेशन.
यानी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को काम करना होता है। ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? फेयोल क्या कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में, घर में, सब जगह डिसिप्लिन होता है ना। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसका पेनल्टी देनी पड़ती है। और फेयोल का भी ये कहना है कि अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी भी सुविधाएं होनी चाहिए कि हम जो भी एम्प्लॉइज उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें? ऑर्गेनाइजेशन में बेटर प्रेजेंटेशन करें, अच्छे से काम करें। देयर आर टू टाइप ऑफ डिसिप्लिन जनरली सीन इन वर्कप्लेस। जो वर्कप्लेस पे देखा जाता है डिसिप्लिन, वो दो तरीके से देखा जाता है। पहला है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन और दूसरा है कॉमन डिसिप्लिन। अब ये दोनों डिसिप्लिन क्या होते हैं? सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन मतलब आप खुद से कैसा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप जो आपका काम कर रहे हैं उसको आप कितनी अच्छे से, कितने रूल्स फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया और आप उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉमन डिसिप्लिन क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करना होता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन डिसिप्लिन। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलती है? कमांड। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट जो होते हैं, फेयोल कहते हैं कि जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं उन सबऑर्डिनेट्स को वन हेड, वन बॉस से उनको क्या मिलनी चाहिए? कमांड मिलनी चाहिए। तभी वो क्या कर सकते हैं? अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर, वन हेड वन बॉस। मतलब जब भी आप कमांड मिलती है, जब भी सबऑर्डिनेट्स को कमांड दी जाती है तो वो सारी कमांड किससे मिलनी चाहिए? वन बॉस से, वन हेड से कमांड मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सबऑर्डिनेट्स को, अगर एम्प्लॉइज को एक से ज्यादा हेड, एक से ज्यादा बॉस कमांड दे रहे हैं, कोई कह रहा है आपको ये काम इस तरीके से करना है, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 1 आवर के बाद अगर कोई अदर बॉस उसको कहते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो क्या वो इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉइज कि उनको कमांड किससे मिलनी चाहिए? वन हेड वन बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी all subordinate. It is also very important for the organization. Next, unity of direction. Unity of direction also very important. ये तो समझ में आया कि हमें जो कमांड मिलती है, यानी सबऑर्डिनेट्स को जो कमांड मिलती है वो वन हेड से मिलनी चाहिए। बट अगर प्लान एक से ज्यादा होते हैं, है ना, हम काम किस पे करते हैं? प्लान पे। जैसे फेयोल ने कहा कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपको कमांड मिल रही है, उस काम को करने के लिए आपके पास एक ही प्लान होनी चाहिए। एक से ज्यादा प्लान पे आप एक साथ काम करेंगे तो आप किसी भी प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे फेयोल कहते हैं कि द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं, फेयोल कह रहे हैं कि जब आप काम करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए अगर बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन क्या सारे प्लान पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास प्लान एक ही हो। आपको एक ही बार में एक से ज्यादा काम दे दिया जाए या एक साथ सारे काम दे दिया जाए तो क्या आप कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट्स को ये बोल दिया जाए कि आपका एग्जाम एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट का होने वाला है, तो इट इज पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स? नहीं हो सकता है ना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एम्प्लॉइज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं तो वो एक ही प्लान पे एक टाइम में काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा में नहीं कर सकते। यानी कि जो भी इनको डायरेक्शन दिया जाता है वो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? वन हेड वन प्लान फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट 6th one is subordination of individual interest to the general interest. Firstly, we describe what is individual interest and what is the general interest. Individual interest का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय का अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है ना, और जनरल इंटरेस्ट से मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है। अब विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन जनरल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज जहां आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करते हैं तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो कंप्लीट होना ही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा तो आप भी ग्रोथ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगा तो आपकी भी पे स्केल बढ़ जाएगी, आपका भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? आपकी नेम, फेम, ये सब। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो आपको फोकस, फेयोल कहते हैं कि आपको किस पे फोकस करना है? आपको जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। जैसे ही बोला है इन्होंने कि द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे आपको अपना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। द इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ही आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है वो जुड़ा होता है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जनरली रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की सैलरी, बोनस, सच एज पे, वेजेस, लाइक दैट। फेयोल कहते हैं कि रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन अपना पे करती है रेम्यूनरेशन, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी पे कर रही है एम्प्लॉयज को, वो ना ही बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। ठीक है। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, एम्प्लॉय का वर्क, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। जो पे स्केल होते हैं वो बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड नहीं करता है कि हाँ आपने इतनी डिग्री की है तो इतना पे आपके लिए फिक्स है, जिन्होंने जितनी डिग्री की उसके अकॉर्डिंग उसको पे मिलेगा। नहीं, नेवर, ऐसा रेम्यूनरेशन पे नहीं होता है। Many variables such as cost of living, supply of qualification personnel, general business conditions, and success of the business should be considered in the determining a worker's rate of pay. यानी बहुत सारी चीज होती हैं जिसको ध्यान में रख के रेम्यूनरेशन को डिसाइड किया जाता है। फेयोल कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो आपकी क्वालिफाइड पर्सनल है, यानी जब आप पर्सनल यानी आप सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉइज का, तो सिलेक्शन करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से कर रहे हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग करें, है ना। जनरल जो बिजनेस की कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, काम कम है और आप पे ज्यादा कर रहे हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, ग्रोइंग है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉइज को बहुत कम पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिसएडवर्स, ये भी गलत है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस, आपकी बिजनेस की सक्सेस कितनी हो रही है ये भी डिपेंड करती है। शुड बी कंसिडर्ड इन द डिटरमाइन, ये सारी चीजें मार्केट सर्वे किया जाता है
है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, रेम्यूनरेशन को फिक्स करती है और इसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का डिसीजन एक हाथ में हो, वन हैंड में होना, सिंगल हैंड में होना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट या हर लेवल पे हो। जैसे फेल क्या कहते हैं कि फेल डिफाइंड सेंट्रलाइजेशन इज लोअरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल। ऐसा इसलिए बोला है कि जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन करता है और फॉलो किसको करना होता है, ऑल ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेला बंदा डिसीजन ले और सब लोग उसको फॉलो करें, तब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करेगा, या डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो ज्यादा करेगा? मतलब हर लेवल पे अगर आपको ये एम्प्लॉइज को या जितने भी लेवल होते हैं, देयर आर थ्री लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर। अगर सिर्फ टॉप लेवल ही डिसीजन मेकिंग कर रहा है और फॉलो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करना है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर भी नहीं होता। देयर आर थ्री लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे अपने तरीके से की जाएगी, थोड़ी थोड़ी फ्रीडम, हाँ, मैनेज क्या करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो टॉप लेवल के पास हो और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो हर लेवल को अपने, जो वो हर एम्प्लॉइज को अपने लेवल पे देने की ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम। तो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन भी, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन भी बेटर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन भी बेटर नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इसलिए फेल कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस। द डिग्री टू विच सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन should be adopted dependent on the specific organization structure। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही काम करेगा, सेंट्रलाइजेशन ही इंपॉर्टेंस रखेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो वहां पर दोनों के कॉम्बिनेशन से काम होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए वन बाय वन स्टेप्स काम करते हैं। स्केलर चेन यही कहते हैं कि मैनेजर्स इन हायरार्की आर द पार्ट ऑफ द चेन लाइक ऑथोरिटी स्केल्स। हर एक के पास अपनी एक ऑथोरिटी होती है, हर एक का एक सुपरवाइजर होता है, हर एक के एक सबऑर्डिनेट होते हैं। तो ईच मैनेजर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन सुपरविजन टू द प्रेसिडेंट प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ द ऑथोरिटी। The president process the most authority, the first line supervision the least। ठीक है। Lower level manager should always keep upper level managers informed of their work activity। वो कह रहे हैं कि हमेशा जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उन्हें सारे ही जो मैसेजेस होते हैं, सारा जो कम्युनिकेशन होता है, सारा जो पावर होता है वो किस लेवल पे जाता है? ए से बी को गया, बी से सी को गया, सी से डी को मैसेज गया, ऐसे ही ई से एफ को गया, एफ से जी को गया। ये हमेशा पावर और कम्युनिकेशन इस ऑर्डर में दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कम्युनिकेशन या कुछ पावर्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली कनेक्शन डी का ई के साथ होना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? उस कम्युनिकेशन को, उस रेयर जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन होते हैं उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी क्या करना है? डी को ई के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कर सकता है। स्केलर चेन का इंपॉर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए होता है कि जब आपको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो पावर्स दिए जाते हैं या जो कम्युनिकेट किया जाता है वो ढूंढने में, अगर हमें बाद में देखना है कि ये ऑर्डर्स आपको कहां से मिले थे
या ये कम्युनिकेशन आपको कहां से होता है, तो उसको ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि ए से बी को मिला है, बी से सी डिपार्टमेंट को मिला है, सी डिपार्टमेंट से डी डिपार्टमेंट को मिला है। तो जो स्केलर चेन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर चेन एंड adherence to it are necessary if the organization is to be successful। अगर उसे सक्सेसफुल बनाना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही वहां पर कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर का मीन्स ये नहीं है जो कोर्ट में होता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नोटिस। ऑर्डर का मतलब है पर्टिकुलर किसी चीज को किसी प्लेस पे होना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। फिर कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑल मटेरियल्स एंड पीपल related to a specific kind of work should be treated as equally as possible. There should be place for everything and everything should be in place. Order depends upon the size of organization. Just for example, हम हमारे घर का एग्जाम्पल लेते हैं। घर में आप देखते हैं कि घर में क्या होता है, हर चीज की एक प्रॉपर प्लेस होती है की रिंग की अपनी प्लेस होती है, टीवी रिमोट की अपनी एक प्लेस होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अपनी एक प्लेस होती है। जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, हर एक चीज की अपनी एक प्लेस होती है, अपना एक ऑर्डर होता है जिसको उसी स्थान पे या उसी जगह पे फॉलो करना होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, टूल्स है, मेन्स है, मशीनरीज है, ये सारी जो चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अपनी अपनी जगह पे होती है ना। पर्टिकुलर एम्प्लॉयज जो एक ऑफिशियल काम कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर प्लेस होती है, जो टूल्स होते हैं, जो मशीनरीज होती है उनकी अपनी एक प्लेस होती है। तो ये होना बहुत ही जरूरी है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। नेक्स्ट होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, समानता। अब किस चीज की इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। इक्वली एज पॉसिबल का मतलब ये नहीं होगा कि उन्हें जो सैलरी दी जाएगी सबको एक जैसी सैलरी दी जाएगी, है ना, या सबको जो प्लेस दी जाएगी वो सबको एक जैसी दी जाएगी। नथिंग इज इक्विटी। इक्विटी का मीन्स है कि हर एम्प्लॉय को हमें ट्रीट कैसे करना है, इक्वल, यानी कि भेदभाव नहीं करना है, आपको भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। आइदर उनका लेवल कुछ भी हो, आइदर उनका कलर कुछ भी हो, आइदर उनका जेंडर कुछ भी हो, आइदर उनकी कास्ट कुछ भी हो, आपको ये सब चीजें मैटर नहीं करनी है। उनके साथ आपको ट्रीटमेंट कैसा करना है, इक्वली करना है, आपको कोई भेदभाव नहीं करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई रिलेटिव आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आप उसके साथ तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट आप अदर एम्प्लॉयज के साथ इतने अच्छे से नहीं कर रहे, तो दैट इज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसलिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विटी इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। फ्योल कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सभी सबऑर्डिनेट के साथ, सभी एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज के साथ आपको क्या करना चाहिए, एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थायित्व, किसी चीज की स्टेबिलिटी होना। यहां पर स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्या होती है, आपकी जॉब, मोर इंपॉर्टेंट, आपकी जॉब सिक्योरिटी होना इज मस्ट। अगर एम्प्लॉयज को ये पता है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है, हम अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो हमें कभी भी उठा के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं किया जाएगा, बिना किसी रीजन के हमारी जॉब से हमें निकाला नहीं जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी अ हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज हायर
the churning of people that affects the recruitment and selection cost, as well as increased product reject rates are usually associated with hiring new workers. ठीक है, अगर हम बार बार जॉब को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और अगर एम्प्लॉइज को ये अगर एम्प्लॉइज के माइंड में ये सेटअप होता है कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है, सही है, हमारी जॉब में सिक्योरिटी है, हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से क्या करेंगे, काम करेंगे, और अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर बन जाएगा। तो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ नया आइडिया जनरेट करना। जैसे फेल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इंकरेज वर्कर इनिशिएटिव which is defined as new or additional work activity undertaken through self direction. कई बार एम्प्लॉयज के दिमाग में ऐसे आइडिया होते हैं जो शायद टॉप लेवल के माइंड में ना आए या मैनेजर के माइंड में ना आए। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सबको आगे आके, एम्प्लॉयज को आगे आके बोलने का मौका दिया जाए। अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसको सुना जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन का हर बार हर चीज में आइडिया होना सही हो जरूरी तो नहीं है। हो सकता है टॉप लेवल के पास भी जो आइडिया नहीं हो, कई बार वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल के पास ऐसा कुछ आइडिया है, ऐसा कुछ चीज है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो सकती है, तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। उस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें आगे आके बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा चेंजेस आ जाए। तो फेल कहते हैं कि इनिशिएटिव होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्पिरिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप का मतलब होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि सब लोग अगर मिल के काम करते हैं, है ना, तो वो काम को जल्दी कंप्लीट किया जाता है। अगर हम कोई काम टीम में करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो उस गोल को हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर हम अकेले उस काम को करेंगे तो शायद हम इतनी जल्दी नहीं कर पाए। तो मैनेजमेंट शुड इनकरेज हार्मनी एंड जनरल गुड फीलिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के बीच में आपको इतनी गुड फीलिंग बनानी है, इतनी टीम स्पिरिट बनानी है कि वो लोग मिल के क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्ट को जल्दी कर सके या अच्छे से कर सके। उन लोगों में टीम स्पिरिट को डेवलप करना है ना। जैसे अगर कोई अकेले इंसान को कहा जाए कि आपको क्या करना है, 100 टन ऑफ प्रोडक्शन विद इन 1 वीक करना है, उसके पास प्रॉपर मशीनरीज है, प्रॉपर टूल्स है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी, क्या वो कर सकता नहीं। बट अगर यही पूरी प्रोडक्शन की टीम को टारगेट दिया जाए कि आपको क्या करना है, विद इन 1 वीक 100 टन ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो वो अपने काम को जल्दी और अच्छे से कर पाएंगे और 1 वीक में कंप्लीट भी कर सकते। दैट इज द स्पिरिट द क्रॉप्स। ये जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है। जैसे हैविंग क्लियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन प्लेस विटल फॉर एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। Efficient and well-intentioned management sets the tone for the rest of the staff. It is common for the attitude approach of managers to filter through the entire organization. So, having managers working in the exemplary way in the excellent example for employees to follow. इतने सारे जो हमारे ये जो 14 इतना सारा एक्सपीरियंस होगा, अपना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर कोई साइंटिस्ट, कोई पर्सन
उसका क्रिस्प निकाल के हमें देता है, तो वो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूजफुल टूल्स फॉर फोरकास्टिंग। ये टूल्स कैसे हैं, फोरकास्टिंग के लिए यूजफुल है, प्लानिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ऑल दी स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स पे ये सारे प्रिंसिपल हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। ऑल्दो दे आर ऑब्वियस, many of these matters are still used based on common sense in current management practice in organization. It remains a practical list with focus area that are based on Henry Fayol's research, which still applies today due a number of logical principles. ये सारे लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जिसको फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं।